नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। 16 अगस्त से हिंद महासागर की हलचल बढ़ गई। चीन ने आखिरकार श्रीलंका के ऐतराज और भारत के विरोध के बावजूद अपना जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर लाकर खड़ा कर दिया। 16 अगस्त की सुबह चीन का ये जहाज हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचा, जहां चीनियों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। श्रीलंका में चीन के जासूसी जहाज का आना भारत के लिए खतरे की घंटी है और जानकारों की माने तो चीन का ये जासूसी जहाज सैटेलाइट की मदद से भारत के उन प्रतिष्ठानों में ताका झांकी कर सकता है जहां परिंदे भी पर मार नहीं सकते। चीन इस जासूसी जहाज के जरिए भारत की मिसाइल रेंज और न्यूक्लियर प्लांट पर नजर भी रख सकता है। तो जाहिर सी बात है कि ये मामला किसी भी लिहाज से मामूली तो नहीं कहा जाएगा। ये भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन आने वाले पूरे हफ्ते में इस खतरे से निपटने के लिए भारत क्या कोई एहतियात बरत सकता है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रेडार हासिल जब भी कर सकता है इंफॉर्मेशन जब रेडार को सिग्नेचर मिले, तो भारत जो इमीडिएट कार्रवाई कर सकता है, जो हमारी एनर्जी की ट्रांसमिशन होती है, हर यंत्र एनर्जी ट्रांसमिट करता है जो रेडार पिकअप करता है, उसको कम से कम इस्तेमाल किया जाए। हमारे दरवाजे पर ये हजारों टन की चीनी मुसीबत दस्तक दे चुकी है, लेकिन दुनिया की हर प्रॉब्लम की तरह सॉल्यूशन इसका भी है। अगर हमने रेडार की सर्वेलेंस से बचना है तो अपने सिग्नेचर कम करने होंगे। जो हमारे मिलिट्री एसेट्स हैं, टारगेट्स हैं, बेसिस हैं, उनसे जो सिग्नेचर हैं जो रेडार पिकअप करता है, उसको कम करने की आवश्यकता है। यानी रिसर्च की आड़ में आए चीन के इस जासूसी जहाज की नजरों से बचने का तोड़ निकाला जा सकता है। दरअसल जिस युआन वांग 5 के लंका आने पर चीन फूला नहीं समा रहा, उसका आना भारत के लिए बड़े खतरे की घंटी माना जा रहा है। चीन चाहे कितना भी दावा क्यों न कर ले, लेकिन उसकी असल साजिश न सिर्फ खतरनाक है बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। अगस्त 22 तक चीन ने श्रीलंका से इजाज़त मांगी है कि वो उसका जो चाहे उसको वो सर्वे शिप बोलते हैं, हम जानते हैं वो सर्वे शिप नहीं, जिस तरीके से उसके ऊपर रेडार लगे हुए हैं वो स्पाई शिप है चीन का, और वो चीन अब बाकी देशों की गतिविधियां के ऊपर नज़र रख रहा है, भारत के ऊपर गतिविधियों पर नज़र रख रहा है, और खासकर आज जब चीन जो है अपनी आक्रामक कार्रवाइयों से ताइवान को लेने की कोशिश कर रहा है। भले ही ये कोई सैन्य जहाज नहीं, लेकिन इसकी पहुंच इतनी है कि ये हम्बनटोटा में खड़े खड़े भारत के कई ठिकानों पर आसानी से नजर रख सकता है। इस जहाज की खासियत है कि ये करीब 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से निगरानी कर सकता है, जबकि लंका के हम्बनटोटा पोर्ट से हमारे तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी करीब 451 किलोमीटर ही है। इसके बावजूद श्रीलंका ने इसे हम्बनटोटा पोर्ट पर आने की अनुमति दी। वांग 5 है, ये डुअल पर्पस शिप है, ये इनका मेजर स्पाई शिप्स है। इससे वो मिसाइल की और रॉकेट की ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसकी जो रेंज, इसके ऊपर जो रडार है वो स्टेट ऑफ रडार लगे हुए हैं। वो हम्बनटोटा से जो हमारा ईस्ट कोस्ट है, जो ईस्टर्न साइड का कोस्ट है, उसको 750 किलोमीटर तक यहां पर देख सकते हैं। वास्तव में इस जहाज को लेकर भारत के अलर्ट होने की कई वजह हैं। हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच के साथ ही इस शिप की पहुंच दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकानों तक हो गई है। भारत के कलपक्कम और कुडनकुलम जैसे ठिकाने युआन वांग 5 की रेंज में हैं। साथ ही केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई पोर्ट इस जहाज के जरिए अब चीन के रडार पर होंगे।
यही वजह थी कि डिफेंस एक्सपर्ट्स शुरुआत से ये इशारा कर रहे थे कि चीन भारत के मुख्य नौसेना बेस और परमाणु संयंत्रों की जासूसी के लिए इस जहाज को श्रीलंका भेज रहा है। चीनी जासूसी शिप युआन वांग 5 को स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग में महारत हासिल है। चीन युआन वांग क्लास शिप के जरिए सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम की लॉन्चिंग को ट्रैक करता है। ये जो चाइनीज जहाज है ये हर प्रकार के मॉडर्न गैजेट से लैस है। कहा जाता है कि ये रिसर्च शिप है, लेकिन इसमें काबिलियत है हिंदुस्तान के साउथ से कोई भी सैटेलाइट लॉन्च है या मिसाइल लॉन्च है उसको डिटेक्ट कर सकता है। इसका हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को बहुत ज़बरदस्त फर्क पड़ेगा। इसको निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने प्रोटेस्ट किया था और अमेरिका ने प्रोटेस्ट किया था। एक तरफ ये तथ्य है तो दूसरी तरफ चीन लगातार ये कह रहा है कि असल में युआन वांग 5 एक स्पेस सैटेलाइट ट्रैकर शिप है जिसका इस्तेमाल रिसर्च से जुड़े कामों में होता है। लेकिन दुनिया देख समझ रही है कि ये किताबी बातें सिर्फ वैश्विक मंच पर अपनी असल रणनीति को छुपाने के लिए की जा रही हैं। असल में हकीकत यह है कि ये समुद्री जहाज चीन की आंख और कान बनकर श्रीलंका के हबनटोटा पोर्ट पर पहुंचा है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो इस शिप को चीन जो थिएटर कमांड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ये पीएलए को स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल वारफेयर मिशन में मदद करती है। इसे देखते हुए ये मान भारत ने इस शिप के श्रीलंका पहुंचने से पहले ही इसका कड़ा विरोध किया था। मगर चीनी कर्ज के जाल में फंसी श्रीलंका सरकार ने भारत की फिक्र से ज्यादा अपनी फिक्र की। नतीजा चीन भारत के समंदर में आकर खड़ा हो गया है। वास्तव में चीन के इस जासूसी जहाज को हमारे स्वतंत्रता दिवस से पहले यानी 11 अगस्त को ही श्रीलंका पहुंचना था। मगर पहले भारत फिर अमेरिका के ऐतराज का तोड़ ढूंढने में चीन को देरी हो गई। श्रीलंका ने पुष्टि की है कि उसने चीन से युआन वांग 5 जहाज की हबनटोटा पोर्ट की यात्रा स्थगित करने के लिए कहा। इसके बाद चीनी दूतावास ने श्रीलंका सरकार से जहाज को डॉक करने के लिए जरूरी मदद का अनुरोध किया। 12 अगस्त को चीनी दूतावास ने श्रीलंका के विदेश मंत्रालय को एक नोट भेजा। इसमें लिखा था जहाज युआन वांग 5 16 अगस्त को हबनटोटा पोर्ट पर पहुंचेगा और 22 अगस्त तक रहेगा। साथ ही चीन ने श्रीलंका को भरोसा दिया कि जहाज का इस्तेमाल जासूसी के लिए नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यह भी दलील दी गई कि इस जहाज को सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए इजाजत दी गई है। लेकिन हकीकत यही है कि जब तक ये चीनी जहाज हबनटोटा में खड़ा रहेगा, इसकी मौजूदगी न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों को अलर्ट मोड पर रखेगी। चेन्नई में प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये जहाज 750 किलोमीटर तक के इलाके की जासूसी करने की काबिलियत रखता है। ये जहाज अभी 22 अगस्त तक श्रीलंका में ही रहेगा, यानी तब तक भारत के कई हिस्से इस जहाज की नजर की हद में होंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर चीन के युआन वांग 5 शिप की खासियत क्या है। चाहे ये सर्वे करने के नाम से आया हो, लेकिन वास्तव में चीन का 3rd जनरेशन ट्रैकिंग शिप है। इस शिप का संचालन चीन की स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स के पास है, जो चीनी आर्मी पीएलए की ही एक खास यूनिट भी है। अब चीन ने दुनिया के सैन्य ठिकानों, मिसाइल और रॉकेट लॉन्च जैसी गतिविधियों पर नजर रखने के इरादे से साल 2007 में अपने इस जासूसी शिप का निर्माण किया था और ये तभी से एक्टिव है। युआन वांग 5 का वजन लगभग 23,000 टन है। इसकी लंबाई 222 मीटर है। इसकी चौड़ाई 25.2 मीटर है। ये जहाज एक बार में 409 सैनिकों का क्रू आसानी से ले जा सकता है। ये शिप पैराबोलिक ट्रैकिंग एंटीना और खास तरह के सेंसर्स के साथ लैस है और ये एक ऐसा पोत यानी समुद्री जहाज है जिसका इस्तेमाल सैटेलाइट, रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल्स की लॉन्चिंग को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अब सरल शब्दों में समझें तो जिस तरह से लैंड एरिया यानी जमीन पर सैटेलाइट, रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल्स की निगरानी करने के लिए स्टेशंस होते हैं, ठीक उसी तरह से
समुद्र में इनकी ट्रैकिंग के लिए ऐसे पोत या जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए आप इसे समुद्र में चलता फिरता ट्रैकिंग स्टेशन भी कह सकते हैं। ये जहाज युआन वांग सीरीज का 5वां जहाज है और चीन पर पहले इस सीरीज के समुद्री जहाज के जरिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में जासूसी और निगरानी करने के आरोप भी लग चुके हैं। असल में कोई भी देश इस तरह के शिप का इस्तेमाल तभी करता है जब वो किसी देश के स्पेस सैटेलाइट मिशन से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना चाहता है या फिर मिसाइल लॉन्चिंग की गतिविधियों पर नजर रखने की फिराक में होता है। और चीन की मंशा तो यही है कि वो भारत की मिसाइल टेस्टिंग रेंज और स्पेस स्टेशन में किसी तरह सेंध लगा सके। अब देखिए, पिछले कई दिनों से हम लगातार स्पाई शिप के बारे में सुनते आ रहे हैं। सैन्य जहाजों और पनडुब्बियों के बारे में तो अक्सर खबरें सामने आती ही रहती हैं, लेकिन स्पाई शिप बेहद खुफिया तरीके के साथ काम करते हैं। आमतौर पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। ऐसे में हमने अपने एक्सपर्ट से ये जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर एक स्पाई शिप दूसरे जहाजों से किस तरह से अलग होता है। इसमें ऐसी क्या खासियत होती है कि ये दुश्मन की टेरिटरी से दूर रहते हुए भी सेना की आंख और कान बन सकता है। स्पाई शिप वैसे नेवी के जहाज नहीं होते हैं, ये सरकारी जहाज होते हैं जिनका काम होता है ये समुद्र में जाके रिसर्च करते हैं। रिसर्च में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि समुद्र में क्या हो रहा है। जैसे अभी वाली जो शिप है इसमें 3-4 चीजें कर सकती है। अगर आप कोई मिसाइल लॉन्चेस कर रहे हैं तो आपका मिसाइल की ट्रैकिंग हो सकती है। पूरे जो डेटा है ट्रैकिंग का वो सब आएगा इनके पास, जिसको टेलीमेट्री डेटा कहते हैं हम। क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ, कैसे आपने उस मिसाइल को डायरेक्ट किया, कैसे उसकी होमिंग की, वो सारा इन्फॉर्मेशन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या ट्रैक कर सकते हैं। पनडुब्बी जब चलती है पानी के नीचे तो वो ये देखती है कि कौन सी जो करेक्ट डेप्थ है जिस पे उसको ऑपरेट करना चाहिए, कैसे घट रहा है टेम्परेचर या बढ़ रहा है, जैसे हम गहराई में जा रहे हैं, कितना प्रेशर आ रहा है, कितनी सैलिनिटी में, नमक कितना है पानी में। ये सब चीजें जो पनडुब्बी ये सब कैलकुलेट करके फिर डिसाइड करती है किस डेप्थ पे उसको रहना है, जहां पे सबसे कम चांस है कि वो किसी से कि ऊपर का जहाज को या हवाई जहाज से पकड़ी जाएगी। तो अगर आपका अगर जैसे कल चीन हिंद महासागर में आके ऑपरेट करना चाहता है अपने जहाज और पनडुब्बियां, तो वो चाहता है कि जितना भी उसको हिंद महासागर के पानी के बारे में पता लग जाए कि कैसे वहां के करंट्स हैं, कैसे वहां की टेम्परेचर प्रोफाइल है, ये सब है, उतना उसको फायदा होगा। ये ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालिसिस, इनको अपनी जो स्टडी करनी होती है या अपनी टैक्टिक्स बनानी होती है वो फिर उसकी बेसिस पे डेवलप करते हैं। अब देखिए, इस पूरी घटना से एक बात तो साफ हो गई है कि चीन का कर्ज मतलब पास का फायदा लेकिन दूर का नुकसान। श्रीलंका इस वक्त दाने दाने को मोहताज है, उसका दिवाला निकल चुका है। ऐसे में चीन समेत दुनिया के कई देशों के रहमो करम पर श्रीलंका है। मौके पर चौका लगाना चीन को अच्छी तरह से आता है, तभी तो चीन उसे अपने दबाव में ले लिया और अपना स्पाई शिप उसके पोर्ट पर लाकर खड़ा कर दिया। अब दूसरी तरफ भारत ने श्रीलंका की नौसेना को एक बड़ा तोहफा तो दिया, लेकिन श्रीलंका ने भारत का साथ नहीं दिया बल्कि चीन के आगे झुक गया। वास्तव में चीन शायद इसी दिन की फिराक में था। चीन ने आजकल जितने भी देशों को कर्ज दिया है उसे अपने फायदे के लिए आगे चलकर अपने हिसाब से वसूल लिया। आइए आपको दिखाते हैं कि चीन से यारी आखिर किस किस को पड़ी है भारी।中国绝不会以牺牲别国利益为代价发展自己，也绝不放弃自己的正当权益。中国奉行防御型的国防政策，中国发展不对任何国家构成威胁。中国无论发展到什么程度，都永远不称霸。 चीनी राष्ट्रपति के इन वादों और दावों को मिर्जा गालिब अगर आज सुनते तो शायद एक बार फिर कह देते कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। चीन की यही खासियत है, ये देश भले ही पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करने की मंशा कई मौकों पर जता चुका हो, लेकिन साफ लफ्जों में कभी नहीं मानता कि उसका एजेंडा क्या है। वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बात जब स्वीकार करने की आती है तो चीन पूरे आत्मविश्वास के साथ मुकर जाता है। 不对任何国家构成威胁。中国无论发展到什么程度，都永远不称霸。 मसलन आप इसी दावे को लीजिए,
कि चीन का विकास दुनिया के किसी देश और उसके हितों के लिए खतरा नहीं बन सकता। अगर इस दावे में सच्चाई थी तो आज ये जासूसी जहाज रिसर्च के नाम पर श्रीलंका की आड़ में भारत के कौन से राज खंगालने आया है? ये कौन सा रिसर्च है जिसके लिए चीन को आर्थिक मजबूरियों के मारे श्रीलंका के लगता कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर में है श्रीलंका चीन के में। और एक तो यही जो कि उसके पास कम से कम 10-15 बिलियन डॉलर का डेट है, और दूसरा उसको लगता है आने वाले समय में जो है उसको और मदद चाहिए कि चीन से वो मिलेगी। और तीसरा मुझे लगता है कि उसकी लीवरेज नहीं है, क्योंकि हम्बनटोटा का जो पोर्ट है वो 99 साल के लीज में दे चुका है, तो वो ज्यादा मना नहीं कर पा रहा चीन को। आज न केवल चीन की इस चाल के चलते श्रीलंका को अपनी खुद की सुरक्षा से समझौता करना पड़ा है, बल्कि 2017 की उस ऐतिहासिक भूल की वजह से आज भारत समेत दुनिया के कई देशों से उसके संबंध दांव पर लगे हैं। 2017 में भारत और अमेरिका समेत कई देशों ने श्रीलंका को इस डील से पहले समझाया भी था और चेताया भी था कि चीन बिना स्वार्थ किसी की मदद नहीं करता। 中国绝不会以牺牲别国利益为代价发展自己，也绝不放弃自己的正当权益。 अगर वास्तव में देखें तो जिस आर्थिक संकट में फंसकर श्रीलंका आज मजबूर है, उसकी जड़ में चीन का कर्ज ही है, जो मिला तो था विकास के नाम पर, लेकिन उसी कर्ज ने श्रीलंका को विनाश की मोड़ पर ला खड़ा किया। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा। श्रीलंका से पहले पाकिस्तान, पूर्वी अफ्रीका का देश जिबूती, मध्य एशिया में किर्गिस्तान, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, तजाकिस्तान के साथ दक्षिणी पूर्वी यूरोप का मोंटेनेग्रो, ये वो देश हैं जो आज चीन के कर्ज के जाल में फंसकर तड़प रहे हैं। कर्ज का जाल चीन का ऐसा हथियार है जो जरूरतमंद देश के सामने मदद के नाम पर पेश करता है, फिर धीरे धीरे उस देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है और कर्जदार देश को शी जिनपिंग बीजिंग में बैठे बैठे अपने हिसाब से फैसले लेने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि चीन खुद कर्ज देता है। चीन खुद कर्ज देने की बजाय अपने देश के बड़े बैंकों से कर्ज दिलाता है। चीन के बैंक अपनी शर्तों पर मोटे ब्याज की रकम पर कर्ज देते हैं। कर्ज के साथ चीन की कंपनियों से ही प्रोजेक्ट के लिए सामान खरीदने की शर्त रखी जाती है। मतलब जो पैसा चीन से आया प्रोजेक्ट से जुड़ी खरीदारी के बाद वापस चीन में ही चला जाता है। जब कर्जदार देश कर्ज की रकम वापस देने में नाकाम हो जाता है तो प्रोजेक्ट बैंक के हवाले करना पड़ता है, और जैसे ही प्रोजेक्ट पर चीन के बैंक का नियंत्रण हुआ उसे चीनी सरकार टेक ओवर कर लेती है और इस तरह किसी देश के एक अच्छे खासे हिस्से पर चीन का एक तरह से कब्जा हो जाता है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। चीन के इस कर्ज जाल की साजिश रचने वाले कोई और नहीं, खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, क्योंकि चीन के बैंकों ने इस नीति को 2013 से अपनाया। यह वही समय था जब जिनपिंग ने चीन की कमान संभाली थी और उसी समय से चीन की सबसे अहम प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड में तेजी आई, जिस पर $3 खरब से ज्यादा का दांव लगाया गया। और सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में मिलिट्री बेस बनाकर भी चीन ये साबित करने में लगा है कि पूरी दुनिया में वो कितना ताकतवर है। अब उसकी नजरें अफ्रीका पर है। अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अब तक अफ्रीका के साथ 13 देशों में सैन्य अड्डे बनाने की तैयारी कर चुका है। इन देशों में अंगोला, कीनिया, सेशल्स, तंजानिया, कंबोडिया और यूएई शामिल है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में चीन की इस योजना का खुलासा किया था, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। अपनी कूटनीति और कर्ज नीति के रास्ते चीन अपने वर्ल्ड डोमिनेशन के सपने की ओर खामोशी से कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में दुनिया का हर वो देश जो अपने वर्तमान को संवारने के लिए चीन की मदद ले रहा है, वो वास्तव में अपना भविष्य खतरे में डाल रहा है। श्रीलंका और हम्बनटोटा के मामले से सबक लेकर चीन जैसे देश से बस इतना कहा जा सकता है कि हम पर एक ही एहसान करना कि कोई एहसान मत करना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।